नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और पहले स्वागत कर लेते हैं हम अपने बहुत ही सीनियर और आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी का। भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका पहले से ही नवंबर में ये कहा गया कि 1 लाख पूरा करना है धीरेन्द्र, तो वो पूरा हुआ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नहीं, आपका अभिनंदन, क्योंकि अब आप वहां डट कर खड़े रहोगे। 1 लाख हो गया तो एक बूस्ट आ जाता है ना। जी अच्छा जी, तो उसमें सबसे बड़ा आपका योगदान था, क्योंकि आपने ये हौसला दिया कि नहीं, रहना है, जाना नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। और अब हम लोग आज जब शुरू कर रहे हैं तो कहानी महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र चूंकि भले ही अभी चुनाव ना हो, लेकिन महाराष्ट्र हमेशा इस देश की राजनीति के उसमें रहता है। भाई, मुंबई जैसे शहर की राजनीति वहां से गवर्न होती है जो पूरे देश को। वहां की राजनीति में अब एक अचानक अजीत दादा के जाने के बाद, जिनको उनके लोग दादा मानते रहे हैं और कहते रहे हैं, इस वैक्यूम को कैसे फिलअप करेंगे? क्योंकि बहुत सारे समीकरण आ रहे हैं कि आखिर पार्टी का क्या होगा, इतने विधायक हैं, कौन संभालेगा। इन सारे सवालों को अगर आप अपने से देखते हैं तो क्या पिक्चर उभर के आ रही है आपके सामने? तो जो बिसात होती है, देखो शतरंज की एक बिसात होती है, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग प्यादे होते, मोहरे होते, जो कुछ होता है वो उनकी एक अहमियत होती है। अचानक से उसमें से कोई उठ जाए तो पूरा प्लानिंग, अलग अलग खिलाड़ी जो खेल रहे हैं वो उनका प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाता है। अभी जो फैला हुआ है वो तो डिस्टर्ब होता ही है, क्योंकि ये गया कहाँ। लेकिन उसके आधार पर, उसके वहां रहने के आधार पर जिन्होंने अपनी अपनी प्लानिंग की है कुछ, वो भी गड़बड़ा जाते हैं। अब इसमें देखो, अजीत दादा एक साथ अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, यानी अंतिम निर्णय वो लेते थे। वो महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, यानी उनकी पार्टी के लिए कुछ मैसेज देना है या जो कुछ है, उनका आक्षेप है, तकरार है, या जो भी कुछ है, तो वो आखिरी आवाज थे। तीसरी बात यह है कि पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन में अगर अलग अलग छोटे मोटे गुट होते ही है, किसी भी संगठन में, अपने परिवार में भी होते, तो ये सब में ये एक फिगर ऐसा था, जैसे मैं मानता हूं कि सर्कस का तंबू होता है, एक या दो खंभों पर खड़ा होता है, और बाकी जो उसके ये होता है वो छोटे 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 बांबू लगाए होते हैं, लेकिन दो बड़े खंभे होते हैं। उसमें से एक उखड़ जाता है तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा इतने बड़े भी नेता नहीं थे, लेकिन एक तो खंबा थे, और अचानक से ये खंबा गिर गया, गायब हो गया, तो पूरी राजनीति की जो बिसात थी, जो रचना थी, उसमें गड़बड़ी आ गई। क्योंकि वो गुस्से में नहीं है, नाराज नहीं, वो गायब ही हो गए, निकल गए। असल में उनको, मैंने आज मराठी में वीडियो डाला है, उसका हेडिंग ये, अजीत दादा पवार नॉट रीचेबल हो गए। तो पिछले 6-7 साल में इनकी राजनीति में नॉट रीचेबल ये शब्द बार बार आया है। जब आपको याद होगा कि ईडी की नोटिस आने वाली थी और शरद पवार ने डिक्लेयर कर दिया, नोटिस आने तक नहीं रुकूंगा, मैं ही ईडी के ऑफिस में जाता हूं, और इसलिए शरद पवार ने 3 दिन तमाशा कर रखा था मुंबई में। आखिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर जाके संजय बर्वे ने उनको समझाया था कि आप वहां आएंगे, आपके कार्यकर्ता आ जाएंगे, वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। आपको अगर कोई समन्स नोटिस नहीं आया है तो आप क्यों जा रहे हैं, प्लीज आप मत जाइए। और शरद पवार ने मान लिया। लेकिन 3 दिन शरद पवार ने ऐसा ड्रामा किया कि पूरे महाराष्ट्र का नहीं, देश भर का ध्यान शरद पवार की तरफ था। शरद पवार क्या करेंगे? आखिर में वो विड्रॉ हो गए, और विड्रॉ होने के बाद वो, मुझे लगता है अक्टूबर वगैरह महीना था, फिर भी अकाली बारिश हो गई पुणे में, पुणे सिटी में और जगह कहीं कहीं पानी जमा हुआ था। तो शरद पवार वहां गए, और बस फिर वही खबर, पवार ने विड्रॉ किया, पवार उधर जा रहे, पवार पानी देखने जा रहे, वगैरह वगैरह। और पवार पूना में पहुंचे नहीं, इतने में एक खबर आ गई कि अजीत दादा पवार ने अपने
विधायक पद का रेसिग्नेशन दे दिया और सभापति ने वो मंजूर भी किया है। तो पवार के 3 दिन के तमाशे की हवा निकल गई थी, हवा निकल गई थी। और ब्रेकिंग न्यूज क्या बन रही थी रात को, सूरज डूबने के बाद अजीत दादा का आकस्मिक इस्तीफा, और उसके बाद हर कोई अजीत दादा को कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन अजीत दादा नॉट रीचेबल थे। फिर 2.5 दिन की सरकार बनी थी जिसमें अजीत दादा उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस 2019 के नतीजों के बाद सुबह सुबह का शपथ विधि हो गया, और उसके बाद अजीत दादा नॉट रीचेबल। तो ऐसे कम से कम 6 या 7 घटना है, प्रसंग है कि जिसमें अजीत दादा ये अचानक से नॉट रीचेबल हो जाते थे। जब उससे भी पहले, मुझे लगता है 2012 के समय होगा, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, अजीत दादा उप मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ने एक आरोप किया था कि 70,000 करोड़ ये इरिगेशन पर खर्चा हुआ, लेकिन 1 एकड़ भी जमीन सिंचन के नीचे नहीं आई। तो कहां गए 70,000 करोड़? और ये मामला गर्मा गया। अपोजिशन में बीजेपी थी, शिवसेना थी, उन्होंने ये मामला उठा दिया और इतना बवाल खड़ा हो गया कि आखिर एक दिन अजीत दादा ने अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पृथ्वीराज चौहान ने वो राज्यपाल के पास नहीं भेजा, अपने टेबल के ड्रॉर में रख दिया, बोले दिल्ली से शरद पवार आएंगे, उनसे मसलत करके ही आगे जाएंगे। और उसके बाद अजीत दादा नॉट रीचेबल। तो एक तरीके से ये नॉट रीचेबल है, ये अजीत दादा के पॉलिटिक्स की धूम बन गई थी। और बाद में कुछ हो जाता था सेटल, वो सामने आ जाते थे। लेकिन इस बार अजीत दादा सचमुच नॉट रीचेबल है, सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से नॉट रीचेबल हो गए। कोई भी उनका परिवार हो, उनका कार्यकर्ता हो, उनको चाहने वाला हो, उनका रिश्तेदार हो, कोई भी अजीत दादा से अब नहीं मिल सकता, क्योंकि अब अजीत दादा इन रियल सेंस नॉट रीचेबल हो गए। तो उनके साथ हाथ मिलाकर जो राजनीति करने वाले एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस है, उनके लिए भी नॉट रीचेबल हो गए। जिनके साथ झगड़ा करके अलग उन्होंने पार्टी बनाई, वो चाचा के साथ भी नॉट रीचेबल हो गए। तो एक तरीके से एक अचानक से ये घटना हो गई है, हादसा हो गया और अजीत दादा निकल गए। तो अगली राजनीति क्या होगी, महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य क्या है? क्योंकि अभी अभी की बात है, इनके खिलाफ एक केस उनके चाचा की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पार्टी का नाम और निशान। अभी उस पर शायद कभी सुनवाई होगी, पता नहीं, लेकिन वो बात चल रही है। और इतने में पिछले कॉरपोरेशन चुनाव में अलग अलग जगह दोनों पार्टियां मिलकर, यानी चाचा और भतीजे की पार्टी मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे थे। कई जगह तो अजीत दादा की पार्टी के चुनाव चिन्ह जो घड़ी है उस पर ही शरद पवार के कैंडिडेट भी लड़े। और ये माना जाता है, कहा जाता है कि दोनों में इतना सौहार्द पैदा हो गया था कि शायद 8 फरवरी को दोनों एक साथ पार्टी का विलय करने वाले थे, यहां तक की चर्चा चल रही थी। और अचानक ये हो गया। तो सबके लिए जो जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, वो अजीत दादा के साथ हो या अजीत दादा के खिलाफ हो, पार्टी का अंदरूनी हो या पार्टी के बाहर का हो, सबके लिए अचानक से राजनीति के मायने और पैतरे बदल गए। ये बात हमें समझना जरूरी है, ये बात समझना जरूरी है। तो देखते हैं अभी कि आगे चलकर शरद पवार क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शरद पवार भी थके हुए। उन्होंने कल एक्सीडेंट के बाद एक वीडियो बनाया, उनको उनकी सांस फूल रही थी एक एक शब्द बोलने में। तो वो भी आज दोनों पार्टियों का विलय करके आगे लेके जाने के लिए उतने समर्थ नहीं है। या उनकी राज्यसभा की सदस्य पत्नी है सुनेत्रा पवार, क्या वो आगे लेकर जाएगी? सेकंड रैंक की लीडरशिप कौन है पता नहीं। इसलिए सबके लिए बात अजूबा हो गई है। बीजेपी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है वहां पूरी पॉलिटिक्स में, वहां मुख्यमंत्री हैं और उनको
एक बहुत बड़ा स्टेट भी है जहां से इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है जिसकी, और अब बीएमसी के चुनाव भी वो ने। तो ऐसे में बीजेपी ने क्या मतलब अपने आप को किस जगह पे प्लेस कर रही है, और क्या कोई नई चीज आपने नोटिस की हो जो इस दौरान बीजेपी की मुंह की जो बाकी तमाम मीडिया को नहीं दिख रही हो, ऐसा कुछ चीज? दो बातें हो गई है। जिस दिन उनका हादसा हो गया, उनका देहांत हो गया एक्सीडेंट, दूसरे दिन अंत्येष्टि होने वाली थी, और उसी दिन महाराष्ट्र के सब प्रमुख अखबार जो है उसमें फुल पेज अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने वाले एक एडवर्टाइज पब्लिश हो गई। वो उनकी पार्टी ने या उनके कोई चाहने वाले ने नहीं दी थी, वो फुल पेज फ्रंट पेज एडवर्टाइज बीजेपी पार्टी की तरफ से दी गई। ये समझना जरूरी है। तो इसका मतलब बीजेपी ने पहले वो सिग्नल दे दिया कि भाई अजीत दादा का देहांत हो चुका होगा, लेकिन उनकी पार्टी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बोल दिया कि दमदार और दिलदार दोस्त था अजीत दादा, दिलदार और दमदार दोस्त था। ये रिएक्शन बताती है कि आने वाले जो पॉलिटिक्स के कोई भी होगा पॉलिटिक्स, उसमें बीजेपी अजीत दादा का साथ अजीत दादा की पार्टी का या उनके परिवार का साथ छोड़ने वाले नहीं है। ये सबसे बड़ा सिग्नल वहां से निकल कर आता है, और उसका और स्ट्रांग सिग्नल आपको चाहिए तो एक बात, अगर आप वो वीडियो फिर से देखें, जब पूरी विधि पूरी हो गई, पुरोहित और जो थे गुरुजी जो कुछ बोल गए थे, मंत्र वगैरह पूरा हो गया, तो जब श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह उधर पहुंचे और उन्होंने जो शव था, पार्थिव था, उस पर अपना पुष्प चक्र रखा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आए वो नितिन नवीन थे, भाजपा के नए मनोनीत अध्यक्ष जो है। तीसरे थे देवेंद्र फडणवीस। अब एक बात है कि देश का प्रधानमंत्री नहीं आया तो 2 नंबर का होता है होम मिनिस्टर, वो आया था, वो सबसे पहले श्रद्धांजलि देगा, ये बात साफ है। लेकिन नितिन नवीन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल पोजीशन पर नहीं है। वो एक पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय हो या प्रदेश हो, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वगैरह कोई है। कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरा नंबर फडणवीस का चाहिए था, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उनके बाद एकनाथ शिंदे, लेकिन एकनाथ शिंदे और आगे गए 4 नंबर पर, और फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो ये चीज हमें बताती है कि बीजेपी अचानक से अजीत दादा की पार्टी में जो ये संकट पैदा हो गया, उसमें उनको संभालने संवरने में मदद करने वाली है, ये सिग्नल दिया गया। एक तो खुद अमित शाह आए थे, और दूसरी बात ये पूरे के पूरे महाराष्ट्र के बड़े अखबारों में जो इश्तिहार एडवर्टाइज आ गई, वो बता रही है कि अजीत दादा नहीं रहे, फिर भी उनकी पार्टी के साथ जो महायुति एक गठबंधन बना है वो चलता रहेगा, वो बीजेपी बिगड़ने नहीं देने वाली, और जितना हो सके उनकी पार्टी को फिर से संभलने में और संवरने में मदद भी करने वाली है। और ये सिर्फ सरकारी और सत्ता की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि पार्टी पॉलिटिक्स में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पहुंच गए, ये बड़ा सिग्नल है। जी, और क्या इससे ये समीकरण बदल सकता है? क्योंकि 40 विधायक अगर आप लेके, मतलब आपके पास इतने विधायक हों, अगर आपके पास इतने, और चूंकि शरद पवार उनके परिवार की, चूंकि जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनमें परिवार ही प्रमुख होता है, परिवार पर ही देखा जाता है, क्योंकि उनमें कोई विजन तो इस तरह का होता नहीं कि भाई कोई नया भी आ सकता है या नहीं। प्रफुल्ल पटेल को लोग अध्यक्ष बना सकते हैं, लेकिन फैसला तो परिवार को लेना होगा। क्या अगर शरद पवार के पास ये चली जाती है तो क्या बीजेपी के साथ जो उनका अब रिश्ता है वो पार्टी में नहीं है, तो क्या ये विधायक जा सकते हैं? क्या सरकार को प्रॉब्लम आ सकती है? या बीजेपी कोई ऐसा एक्सटेंडेड प्रोग्राम दे सकती है उन पार्टी को कि भाई आपकी पार्टी में ये उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाकी फैसले पार्टी लेगी? वो मतलब किस तरफ बढ़ेगी? क्योंकि विधायक तो है, ताकतवर पार्टी तो वो रह गई अभी, और वही पार्टी तय हो रही थी। क्या इनके परिवार के अंदर कोई
नया नेतृत्व उभारने की कोशिश पार्टी की तरफ से ही होगी, बीजेपी की, या शरद पवार अपनी तरफ से लेने की कोशिश करेंगे? क्या मतलब वहां क्या चर्चा है और उसका फर्क क्या पड़ेगा? मान लीजिए हम लोग एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें ये होता है कि शरद पवार इस पार्टी को लोग मान लेते हैं कि अब नहीं रहे तो साहब ये बड़े हैं और मिलना चाह रहे थे तो वो उनको करते हैं, तब उसका ऑप्शन क्या होगा? और अगर ये पार्टी फिर वासी बनी रहती है, चाहे उनकी पत्नी बनेगी और बीजेपी के साथ उनका क्या लंबे समय तक के एसोसिएशन पर क्या फर्क पड़ेगा या फैसले लेने की स्थिति किस पे होगी? अगर आपने पूरा अंत्येष्टि का जो समारंभ था, जो चल रहा था, इवेंट चल रही थी, वो देखी, तो वो सब मामला संभालने वाला कौन इंसान आपको दिखाई दिया? आपने देखा, समझने की कोशिश की? दुख में तो बाकी सारे थे, लेकिन सुप्रिया सुले जिस तरीके से वहां बर्ताव कर रही थी, मैं सब हैंडल कर रही हूं, दिखा रही थी। जो सिचुएशन है वो मैं हैंडल कर रही हूं। ना अजीत दादा के बेटे, ना अजीत दादा की पत्नी, ना उनके जो दूसरे नेता है, तटकरे हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, या खुद शरद पवार भी हैंडल नहीं कर रहे, मैं हैंडल कर रही हूं। वो विजुअल देखा आपने? हाँ, जिसमें वो बैठा भी नहीं है सुनेत्रा जो भाभी है, उनको हाथ को पकड़ कर लेके आई। जब खबर लगी तो पहुंची, तो भाभी के साथ सुप्रिया थी। जब राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी फडणवीस और एकनाथ शिंदे थे, और हाथ ऐसे जोड़कर बैठी थी सुनेत्रा भाभी, बोल कौन रही थी? वहां और एक थी ना, उसका नाम था सुप्रिया सुले। तो पूरा विजुअल आप समझने की कोशिश करें तो सुप्रिया दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अब ये सब हैंडल मुझे ही करना पड़ेगा और मैं ही कर रही हूं। बस वो छोड़कर बाकी सब खबरें बनती है। ये सबसे बड़ी खबर है, और खबर वो होती है जो कोई बताता नहीं है, हमको समझनी पड़ती है इसमें क्या खबर है। एक तो बीजेपी की तरफ से नवीन नितिन का वहां पहुंचना और प्रोटोकॉल में उनका 2 नंबर होना, और दूसरी बात सुप्रिया सुले जिस ढंग से वहां सिचुएशन हैंडल कर रही थी। बाकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं ना, प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे थे, या और सारे हैं, लेकिन वहां जो जहां पार्थिव रखा था वहां हो, या उसके पहले और बाद की पूरी सिचुएशन देखो, तो पूरा नियंत्रण किसका है ये हमें दिखाने की कोशिश हो रही थी, मीडिया को दिखाने की कोशिश हो रही थी। तो वो समझना जरूरी होता है, और वो इस आधार पर समझना जरूरी होता है कि पिछले 1 महीने से ये खबरें चल रही थी कि दोनों पार्टियों का विलय होगा, दोनों एनसीपी साथ आ जाएगी, शायद शरद पवार ये अपनी जो केस है वो वापस भी ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की विड्रॉ कर सकते हैं। अजीत दादा ही हो गए, अजीत दादा स्टेट का पॉलिटिक्स संभालेंगे, केंद्र का सुप्रिया संभालेगी, वगैरह वगैरह। और जो जो बातें, जो चर्चा हो रही थी, उसमें शरद पवार ज्यादा नहीं होते थे, उसमें सुप्रिया होती थी। अब उनकी तरफ से जयंत पाटिल भी आगे हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। तो ये जो विजुअल होता है वो समझना जरूरी होता है कि अब दोनों साइड की जो लीडरशिप है वो मुझे हैंडल करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से सुप्रिया सुले दिखा रही है, बोल रही है। अगर आप समझ रहे हैं तो समझो, क्योंकि ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर या जाहिर सभा में बोली नहीं जाती, समझी जाती है, और जिनको समझना है वो समझ सकते हैं। बाकी लोग जो होते हैं उनको ना समझे तो कोई फर्क नहीं होता। दोनों पार्टियों में या अन्य पार्टियों में जो नेता कार्यकर्ता है उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल था, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताने की जरूरत नहीं होती। पत्रकारों का यही तो काम होता है कि जो दिख रहा है उससे क्या मायने निकाले। चर्चा
सुप्रिया सुले इतनी दौड़ धूप क्यों कर रही है, इस पर चर्चा नहीं हुई। उनका सगा भाई गया। वैसे तो अजीत दादा की जिंदगी में सुनेत्रा भाभी बाद में आई, शादी के बाद। बचपन से तो सुप्रिया उसके साथ रही है, उसको तो दुखी होना चाहिए था, लेकिन अपने आंसू पोंछ कर वो सिचुएशन हैंडल कर रही थी और कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से बता रही है कि सब सिचुएशन मैं हैंडल कर सकती हूँ, अजीत दादा के बेटे भी नहीं, उनको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, उनकी बीवी को क्या करना है मैं बता रही हूँ, मैं हाथ से पकड़ कर लेके आ रही हूँ। ये सुप्रिया कुछ बता रही है, और ये सब होते हुए शरद पवार अकेले उस सोफा पर बैठे रहे। ये सब समझना जरूरी है। और एक बात उसमें उस विजुअल में है कि शरद पवार जहां बैठे हैं उससे एक सोफा छोड़कर अमित शाह बैठ गए, और दोनों के बीच में आकर देवेंद्र फडणवीस बैठ गए थे। अमित शाह शरद पवार के साइड के सोफा पर नहीं बैठे थे। तो इसमें बहुत सारे संकेत छुपे हुए होते, हमको वो संकेत ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगली पीढ़ी की एनसीपी की राजनीति सुप्रिया चलाएगी। ये चुप बैठकर मौन धारण करके शरद पवार भी शायद बता रहे हैं। उनकी सूचना पर ही सुप्रिया ने ये सब किया हो सकता है कि सिचुएशन तुम हैंडल करो, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अवसर है। ये शायद पिताजी ने बताया होगा, सुप्रिया ने इंप्लीमेंट किया होगा। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता इसके मायने क्या है हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन आज मैं जब देख रहा हूं तो मुझे लगता है ये होने वाला है। तीसरी बात और बड़ी है कि भाई इसके आगे अजीत दादा अचानक निकल जाने के बाद कर सब धागे अगर पवार के हाथ में जाते तो क्या पवार एनडीए में आ सकते हैं, ये भी पूछा जाएगा, ये भी सोचा जाएगा। क्योंकि एक बात और है, इनके जो साथी है अखिलेश हो, ममता हो, उन्होंने सब घात पात की या हादसे के बारे में शक जाहिर किया है। तो वो साफ करने के लिए पवार ने खुद ने एक वीडियो बनाया कि इसमें राजनीति लाने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ एक्सीडेंट है। एक तरीके से इसमें जो आरोप अपोजिशन से बीजेपी पर हो सकते, फडणवीस पर हो सकते, उसको शरद पवार ने खुद क्लीन चिट दी है। और जिस ढंग से सुप्रिया हैंडल कर रही थी वो देखकर आगे के कुछ संकेत मिलते हैं, ऐसे मैं मानता हूं। लेकिन ये इससे सीधे तौर पर बीजेपी की जो ये मौजूदा सरकार है इस पे आपको नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम्स या उस तरह की चीज नहीं है? क्योंकि शरद पवार का दिल तो इंडी गठबंधन में और अमित शाह साथ में बैठे भी नहीं है, तो भी ये है कि कुछ ना कुछ तो दूरियां हैं बराबर में। तो ऐसे में कोई नया कॉम्बिनेशन बनेगा या नहीं, ऐसा कुछ दिखता है? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं। एकनाथ और देवेंद्र मिलकर भी जो उनकी गिनती है वो बहुमत से बहुत ज्यादा है, 133 और कुछ 57। उसका मतलब क्या, 190 दोनों के मिलकर है। ये एनसीपी यानी अजीत दादा के 41 एमएलए निकल जाते तो भी कोई उसमें सत्ता में बैठे हुए महायुति के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम संख्या का नहीं है। उसका अंदाजा लगाना या अंदाजा करना या उस पर सोचना भी गलत है। उसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जरूरत थी तब अजीत दादा आए थे, आज उनको हमने आधे रास्ते पर नहीं छोड़ा है। और सबसे बड़ी तीसरी बात मुझे लगता है कि ये हमारी आखिरी पॉइंट होना चाहिए इस एपिसोड का। इतना बड़ा हादसा हो गया, दुनिया भर में, देश भर में चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा केंद्रीय नेता बारामती नहीं पहुंचा, है ना?
होम ये मिनिस्टर आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नेता, जिसको हम कांग्रेस का टॉप लीडर बोल सकते हैं, यानी 10-15 जो दिल्ली में बैठते या दिल्ली की राजनीति हैंडल करते हैं, उसमें से कोई भी ना मानो दिग्विजय सिंह को भेज देते, वेणुगोपाल को भेज देते, नहीं आए, नहीं आए। तो ये भी एक तरीके का सिग्नल हो सकता है कि शरद पवार इंडी अलायंस से दूर हो रहे हैं। जहां बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाता है, शायद वो कभी भी अजीत दादा से मिला भी नहीं है, लेकिन वो पहुंच जाता है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में से कोई भी उधर पहुंचता नहीं, जिसको हम हाईकमांड का प्रतिनिधि भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, उससे और एक बात है कि स्टेट कांग्रेस का भी, महाराष्ट्र के कांग्रेस का भी कोई बड़ा नेता, वडेट्टीवार जो है, या आप कह सकते हो पृथ्वीराज चौहान है, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन संकपाल है, इसमें से कोई वहां आए होंगे तो पता नहीं, लेकिन जो विजुअल दिखाई दे रहा था, प्रोमिनेंटली जो दिख रहा था, उसमें कांग्रेस का कोई भी नामचीन नेता नहीं था। तो दिखता है उसमें सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी प्रणीति शिंदे और सपकाल, ये जरूर शामिल हुए, लेकिन केंद्र का कोई भी नेता जो कि इतने, और इंडी गठबंधन के जो उनके, जिनको वो चाणक्य कहते हैं, उनके परिवार का सबसे बड़ा लॉस था। आपने देखा, वो तो सब लोग नहीं, वो सुशील कुमार की बात छोड़ दो, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे को पॉलिटिक्स में लाया ही शरद पवार ने, वो घरेलू रिलेशन है। ये सब इंस्पेक्टर थे, इनको सर्विस छोड़कर पॉलिटिक्स में 70s में लाने का प्रयास शरद पवार ने किया है। वो एक तरीके से गुरु भी है, मेंटोर भी है। तो सुशील कुमार का आना कांग्रेस का नेता करके नहीं देखा जा सकता। हाँ, शायद संकपाल हो गए, मेरी नजर से छूटे हो गए, लेकिन जिसको हम कांग्रेस का कोई प्रोमिनेंट नेता माने, वो नहीं था। वो नजर में, यानी नजर में आए ऐसा कोई बड़ा नेता कांग्रेस का नहीं था। वैसे तो बहुत सारे लोग थे बीजेपी के, मानो सारे मंत्री थे, और हर पार्टी का था। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने इस पर जिस ढंग से साथ आना चाहिए था, शरद पवार के घर की ये बड़ी उनका मानो एक तरीके से बारिश था, भले पार्टी में हो या बाहर हो, तो वो कांग्रेस वालों ने उस पर इतनी इमोशनल कुछ रिएक्शन नहीं दिए। और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली राजनीति में शरद पवार, अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, उनको जिस ढंग से वो बोलते हैं और सांस टूट जाती है, फूल जाती है, वो देखा, तो सब कुछ सुप्रिया हैंडल करेगी, और दोनों गुट साथ में आकर काम करेंगे। उसकी लीडरशिप भी सुप्रिया के पास होगी। ये दिखाने के लिए मानो एक इवेंट का फायदा उठाया गया, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल, वैसे आपने ये कह दिया था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं भाऊ, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी हो या तमाम लोगों ने ऐसे वीडियो, मतलब मैंने देखा, उनको लाखों लाखों लोगों ने देखा, एकदम कोई चीज शुरू नहीं हुई कि उन्होंने साजिश का एंगल ढूंढना, सिर्फ साजिश साजिश की, अजीत पवार, ये सब आखिर में खुद शरद पवार को आना पड़ा। ये किस तरह की पॉलिटिकल वो लगती है कि बेशर्मी की, किस तरह से खुद ममता बनर्जी शामिल होने नहीं आई जहां तक मुझे याद है, लेकिन उनको साजिश लग गई। ये सब चीजें क्या बताती हैं? नहीं, वो नहीं बोलती तो कोई मीडिया वाला उनकी खबर उठाता ही नहीं ना। आजकल ये हो गया, तुम पगलापन करो कुछ तो खबर बन जाती है। आप किसी अच्छी तरीके से बोलो, बुद्धिमान जैसे बोलो, तो वो खबर नहीं होती। इसलिए गलत बोलो, साजिश बोलो, कुछ पर शक जताओ, किसी पर आरोप करो, तो इमीडिएटली खबर हो जाती। तो इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। वो तो बोलेंगे, उन्होंने नहीं बोलना है तो किसने? शरद पवार बोलेंगे, या सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है वो बोलेगी। इनको ही बोलना है, उनको ही बोलना है। और वो नहीं बोलेंगे तो उनकी खबर कोई नहीं देता कि भाई ममता ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, खबर नहीं देते। अब इसी में राहुल गांधी क्यों नहीं है?
क्योंकि राहुल गांधी ऐसा शक जताने निकलेंगे तो उसकी खबर बनेगी। मुझे लगता है खड़गे ने कुछ बोला है या ममता बोली है, अखिलेश बोला है, तो उनकी खबर बनी। लेकिन राहुल कैसे रिएक्ट हुए उस पर खबर नहीं। क्यों? राहुल सयाने होकर शांत बैठे हैं, तो उसकी दखल तक मीडिया नहीं लेती। अगर इस पर मेरी खबर बननी है तो मुझे कुछ गलत बचकानी हरकत करनी पड़ेगी। वो ममता ने की है, खड़गे ने की है, अखिलेश ने की है, अब्दुल्ला ने की है, तो वो करना पड़ता है बेचारों को। क्योंकि आज का जो मीडिया है उसको कोई पागलपन करे तो खबर लगती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ भाई, क्या बोलते हैं, इसने कोई गधापन किया है, तो यही बुद्धिमत्ता कैसे वो दिखाने की कोशिश को आजकल खबर बोलते हैं। एक दिन शायद मैं आईआईटी में आज गधाजी राव है, उसका लेक्चर है, ये भी खबर आएगी। एक गधा जाकर आईआईटी में लेक्चर दे रहा है और बच्चों को गधा पढ़ा रहा है, ये भी खबर हो सकती है। लेकिन कोई नासा का कोई आया है या हार्वर्ड से कोई आया है, उसकी खबर नहीं होगी। लेकिन एक गधा कहीं आईआईटी के कैंपस में चरता हुआ दिखाई दिया तो बोलेंगे देखो आज गधा लेक्चर देने आया था, ये खबर बनेगी। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं, गधा पहुंचा कैसे, ये खबर हो सकती है कि भाई आईआईटी का कैंपस है, उसकी कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो वहां गधा कैसे पहुंचा। अगर गधा कैसे पहुंचा इस खबर को मिर्च मसाला लगाना है तो गधा हॉल में जाकर लेक्चर दे रहा था और आईआईटी के बच्चे उसमें ज्ञान लेकर पढ़ रहे थे, ये खबर बनती है। तो क्या करें हम? अरे अभी घटना हुई नहीं, 4 घंटे और एक बात होती है, हर बात की जांच होती है ना। ऐसे हादसा हो जाता है तो उसकी इंक्वायरी होती ही है। तो आप इसकी इंक्वायरी करो। अभी एक बात होती है कि मैं भी कल बोलूंगा तो मेरी खबर बनेगी कि नहीं पता नहीं। भाई ममता सांस क्यों ले रही है? ममता व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही थी, उसका प्लास्टर निकालो, हमको टांग टूटी है कि नहीं देखना है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ममता की टांग कभी की कट चुकी है, लेकिन ये शो के लिए दिखा रहे, तो प्लास्टर निकालो, हमको दिखाना चाहिए। चुनाव बाद में होगा, पहले इसकी इंक्वायरी करो। ये बातें जो है इलॉजिकल बनती जा रही है, तो उसकी दखल भी नहीं लेनी चाहिए। मैं ये खबरें देखता तक नहीं जी, क्योंकि ममता बोली है तो कोई इतना कुछ गलत बोली होगी, मैंने पहले मान लिया है। अगर 10 लोग मुझे बोलेंगे कि भाई ममता ने कुछ आज अच्छा कहा है तो जाकर मैं देखूंगा, वरना ममता बोली तो अगला कट, चैनल चेंज, क्योंकि वो गलत बोलेगी, राहुल गलत बोलेगा, ये मेरे लिए गारंटी है। और आम आदमी के लिए भी ये गारंटी की बात हो गई है कि ये लोग बोलेंगे तो गलत बोलेंगे, तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोग चैनल वगैरह देखना बंद कर चुके। अगर मेरे लिए व्यूज मिलते हैं, भाऊ के चैनल को व्यूज मिलते हैं, क्योंकि इनके गधेपन पर मैं चर्चा ही नहीं करता, इसलिए मुझे व्यूज मिलते हैं कि हाँ एक इंसान अच्छा है कि ये गधों पर बात नहीं करता, तो लोग मुझे सुनते हैं। अगर हमको लोगों को कुछ समझाना है, सुनाना है, तो इन गधों पर बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए तो सब सैटेलाइट चैनल वगैरह, उनका पूरा रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स हो गया, क्योंकि लोगों को मालूम है कि आज ममता ने ये गधापन किया, आज अखिलेश ने कहीं और मूर्खता की, ये खबरें बन चुकी है। लोग तंग आ चुके, लोग इनके लिए इनका सुनना भी बंद कर चुके, और उससे निकलकर और अच्छा क्या देखना है ये भी पत्रकारों की समझ में नहीं आ रहा है। जी ठीक है भाऊ, आप जुड़े, और चूंकि इस पर बहुत लोगों ने चर्चा नहीं की, मैं भी इसलिए किया क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तुरंत वीडियो पर लाइक लेने के लिए, तमाम चीजें लेने के लिए, जब तक कि उनको कुछ भी मालूम नहीं था उससे पहले ही उन्होंने कि अजीत पवार खुलासा करने वाले थे और ये सब कर दिया। तो हर एक साजिश में जीते हुए लोगों की कहानी जो
जिनको पिछले 12 साल में, सरकार के 11 साल में, योगी मोदी के आने के बाद सिर्फ यही समझ में आता है कि हर चीज एक साजिश में बदल चुकी, वो उन तक है। तो भाऊ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।